नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग बात करने वाले हैं छोटी सी स्टॉक जो कि एक पावर सेक्टर की स्टॉक है और कहती है पावरिंग इंडिया इन द फ्यूचर्स। और खास के सही बात कहती है जो कि पावर सेक्टर जो है ना वो इंडिया की फ्यूचर्स है, क्योंकि इंडिया में जहाँ पावर पहले नहीं था 70 साल 60 सालों से, तो इंडिया एक डेवलपिंग मोड में है और डेवलपिंग चाहिए तो डेवलपिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अहमियत होता है। चाहे वो आपके मोबाइल चार्ज से लेकर के चाहे वो इंडस्ट्रियल चलाने तक की बात हो, हर जगह पे पावर ही पावर की ज़रूरत होती है। चाहे सोर्स कोई भी हो, चाहे सोर्स में थर्मल पावर हो या फिर किसी तरह के सोर्स हो। इसी क्रम में आप बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर के बारे में, जो कहते हैं छोटी सी स्टॉक है। इतने में तो लगता है कि एक चिप्स पैकेट भी नहीं आता होगा, वो भी 20 रुपए का आता है, नियर अबाउट द सेम। बट इसका स्टॉक की प्राइस नियरली 16.5 रुपए के आसपास का फिलहाल देखने को मिला, जो कि एक लंबी चढ़ाई के बाद भी इतना प्राइस हुआ है। और पिछले 5 सालों में ये देखने को मिला कि 861% का अभी तक के भाव के हिसाब से चेंज हो रखा है, अर्थात एक ऊपरी सतह पे जा चुका है। अर्थात सोचिए 2 रुपए का स्टॉक हुआ होगा और वो 2 रुपए का स्टॉक आज कितना हो गया, 16 रुपए का हो गया। सोचिए 2 रुपए 1 रुपए क्या वैल्यू थी आज से 5 साल पहले, और वो वैल्यूशन कितने गुना इंक्रीज करती नजर आती है। तो क्या क्या चिप्स की पैकेट्स या जो बाकी सारे पैकेट्स आते हैं जो फूड्स के लिए जिसपे हम खर्च करते हैं ना, वो उसी सेम खर्च में एक स्टॉक में डाल दिया जाए कहीं पे, और वो अगले 5 साल 10 सालों में मल्टी वैगर साबित हो जाता है। कई बार साबित होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसको हम लर्निंग का पार्ट रखे हुए हैं। तो आज जानने वाले हम इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है रतन इंडिया पावर। और इसके बारे में कंपनी कहती है, कंपनी की क्या क्या बेसिकली है। कंपनी कहती है हमारे पास थर्मल प्लांट्स हैं, दो थर्मल प्लांट्स हैं हमारे पास, और वो कहते हैं कि हमारे पास एक अमरावती में है, दूसरा नासिक के अंदर है। तो दो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और ये गया ग्रीन एनर्जी पे काम करती है कि नहीं करती है, इसमें देखने को ऐसा नहीं मिलता नजर। क्या इसको मार्केट में ऐसा पोटेंशियल बनती नजर आती है कि ये सोलर सेक्टर या और सेक्टर भी कामकाज कर सकती है आगे चल करके? तो अब इसलिए है, यदि पावर सेक्टर में कामकाज करती है तो हो सकता है ये अगले कुछ दिनों में इस सेक्टर में आ जाए। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे चार्ट को एक नज़र डालें तो चार्ट क्या कहती है इसके बारे में। लगातार चार्ट में एक अच्छी सी मोमेंटल थी, जहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का खरीदारी बिकवारी का प्रेशर देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ये सस्टेनेबल थी। इसमें कभी लंबी वाली गिरावट देखने को नहीं मिलती नजर आती है। तो एक एवरेज प्राइस के आसपास ही मार्केट ट्रेड करती नजर आती है, जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू के आसपास दिखाती है, जो हमने एक इंडिकेटर को यूज किया है। चलिए वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम एवरेज हिसाब से जानते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। इसके बेसिकली दो कंपनी, एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेस करके भी आती है सर कंपनी, और एक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और रतन इंडिया पावर, दोनों लिस्टेड है। और इसमें हम चर्चा करें रतन इंडिया पावर को लेकर के। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि ये उड़ने वाली प्राइस है, लगातार उड़ती नजर आती है। जब चाहे जहां चाहे आप उसको पकड़िए, एक अच्छे भाव पे पकड़िए, और वो अच्छे भाव आपको कई सारे भाव देते नजर आते हैं। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी स्टॉक के प्रति, आप खरीदो बेचो होल्ड करो, क्योंकि पैसे आपके हैं, रिस्क आपके हैं, सब कुछ आपका है। कोई कुछ भी बोल के चला जाए वो शायद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक के प्रति। जो डेटा कहता है वही डेटा मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। चलिए कंपनी की बुक वैल्यू कितना है, 8 रुपये 13 पैसे। अब अर्थात 2 गुना के आसपास कामकाज करती है। जहाँ एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा बुलिश है, वहां पे मार्केट में इसका 2 गुना ही मार्केट की रेट। चलिए एक पहला इंडिकेटर जिसको कहते हैं पी रेशियो, वो पी रेशियो बेसिकली यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंपनी एक तरह से देखा जाए तो इनकी कंपनी में क्या ऐसा ऐसा था क्या जो यहाँ पे पी रेशियो नहीं आ रही है। वैसा क्या इफेक्ट आ कि यहाँ से स्टॉक की पी नहीं आ रही है? मुझे लगता है कुछ है ना कुछ इस तरह इशू हो सकता है यहाँ के पर। तो हम इसको जरा एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, आखिर कंपनी की पी क्या कहता है। यहाँ पे यदि एनएसई पे देखें तो कंपनी का पी कहता है 1.01 का पी कहता है। और सेम पी को हम देखें बीएससी के ऊपर, तो वो बीएससी क्या पी कहता है इसके बारे में। वो बीएससी कहता है जो बाबा पी तो है ही नहीं। और ये जो डेटा है ना, जो स्किनर स्कैन करता है, वो बेसिकली डेटा क्या कहती है, लगता है कि बीएससी से लिया हुआ डेटा होता है ज़्यादातर। तो ये इस कंपनी में यदि देखा जाए तो इस कंपनी को स्टॉक पी कहता है एनएससी 0.1 का, ठीक है। और इंटीग्रेटेड पावर में काम करती है, और ये बीएससी कुछ नहीं करते, इसकी वजह से ये स्कैनर साइलेंट हो जाता है। ये तो डेटा कैप्चर करता है ना, कि ऑब्वियसली एक काम, इसको बनाने के कोई भी आसान तरीके हैं कुछ नहीं है।
इसको सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देना है, तो आपकी स्टॉक की पी आ जाएगी। इसके हिसाब से स्टॉक का पी पता है कितना है, 1.1 के आसपास आता है। सोचिए, अब मैं एक आकलन करता हूं, यदि स्टॉक जितना अर्निंग पर शेयर है उतना ही स्टॉक की करंट प्राइस है, बुक वैल्यू उससे आधा है, तो सोचिए मार्केट पोटेंशियल तो बनती नजर आती है ना। इसीलिए तो चार्ट लगातार बढ़ती नजर आती है, जहां पे खरीदारी का लगातार मौका बनता नजर आता है, जो लोग खरीदारी करके बुक केवल अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाते जाते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इनका ये चीज रेशियो। अब देखिए इंडस्ट्रियल के पी क्या कहता है, 39.7 कहता है, अर्थात ये देखिए गुना के हिसाब से देखें तो कितना 38 गुना 39 गुना तो होता है, इसके यदि 39 टाइम्स इंक्रीज करें, 39 या 40 मान लेते हैं सबसे अच्छा एक एवरेज हिसाब से, तो 40 गुना बढ़ जाएगा इसका प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 650 के आसपास पहुंच जाएगा प्राइस, यदि इसके हिसाब से ये काम करे तो। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता, ये तो डिपेंडेंसी होती है मार्केट को लेकर की, उनकी और भी प्रोजेक्ट लेकर के फाइनल इसकी और एक्सपेक्टेशन को लेकर के। तो चलिए इसका एक पी तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पे इसने कहा कि नहीं नहीं है, लेकिन हमने देखा कि है, एक्चुअली है। अब आते हैं दूसरे इंडिकेटर, वो कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82 का। करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.28 का है, क्योंकि बारे में पता होगा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ को यदि हम रेशियो कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आती है करंट रेशियो, वो है 2.08 का। आरओसी कहती है 8.39, आरओई कुछ कहती नहीं है, साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये सब साइलेंट थे। स्टॉक का कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपये का, अर्थात ये देखिए और फेस वैल्यू से जो करंट प्राइस है, बुक वैल्यू है, वो भी कम है। ये क्या हो सकता है, चलिए इसका ये मार्केट में पोटेंशियल बनती नजर आती है कि नहीं आती है। अब यहाँ पे पता है डिमेरिट क्या है इस स्टॉक को लेकर के, डिमेरिट यहाँ पे ये नजर आती है, जो स्टॉक में प्लेज का परसेंटेज जो प्रमोटर्स हैं, आखिर प्रमोटर को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई 44% की होल्डिंग रखे हुए हैं, उस 44% में देखिए 88% की उन्होंने प्लेस कर दिया, अर्थात प्रमोटर्स के पास काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे को हो सकता है किसी अदर अदर सेक्टर में और इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैसे लेकर के अपनी सिक्योरिटी को यहाँ डिपॉजिट किया, पैसे लिया और किसी नया सेक्टर में बूस्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, कई बार होता है। सेम केस यहीं पे नहीं, यदि कंपनी की चर्चा करें तो अदानी जैसी कंपनी ने भी अपने शेयर को प्लेस कर रखी है, जो प्रमोटर्स हैं, कुछ ही परसेंटेज। चलिए आगे क्या कहती है, चाहे तो ये लोग कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं इनके पास नहीं है, बाकी काफी सारे पैसे हैं इनके पास। अब आते हैं अगले पड़ाव, अगला पड़ाव है इसका, जिस पड़ाव का नाम है बैलेंस शीट और पीएल का पड़ाव, और वो पड़ाव हमने स्पेशल निकाला सेल्स के बेसिस पे डेटर्स रेशियो। तो कहता है जितना सेल्स हुआ उसका 61% डेटर फंसा हुआ है। ये बड़ी चिंता की बात है, चिंता की बात इसलिए आपने 1 रुपए का, अपने 100 रुपए का सामान बेचा और 61 रुपए आपके मार्केट में फंसे हुए हैं, और वो मार्केट में कितने दिन के लिए फंसे हुए हैं, 224 दिन के लिए, 8 त्रिक 24, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 9 महीने में तो नया जन्म हो जाता है। तो नया जन्म से पहले इनका 61% की मार्केट पैसा फंसा होता है, और जो प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट का 3 गुना से ज्यादा इनका डेटर फंसा हुआ है। मुझे केवल यहीं पे चिंता नजर आती है, क्योंकि चिंता की बात यह है, इनका डेटर्स की पार्ट कल के डेट में डिक्लाइन कर जाए तो इनका क्या होगा, भट्टी बैठ जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बुक किए हैं ना अभी तक, जो प्रॉफिट के बेसिस पे इन्होंने दिखाया कि 16 रुपए का आती है क्या ईपीएस, वो भट्टी बन हो जाएगी। यहाँ पे डिमेरिट, डिमेरिट मुझे एक लग रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 537 करोड़ का देखने को मिलती नजर आती है। तो यहाँ पे कल एक डिमेरिट देखने को मिली है, और अभी तक का सबसे टॉप पता है कितना पे गया था स्टॉक की प्राइस, 21 रुपए तक, सबसे लो कितना पे, 4 रुपए 30 पैसे। और कंपनी की डेटा कहती है
जो इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। अब ये मुझे समझ नहीं आता है, इंडिया में सब कहते हैं, अभी मैंने रिलायंस पावर में पढ़ा, वो भी कहता है, वो अदानी पावर भी कहते हैं, जो हम इंडिया के सबसे बड़े पावर प्राइवेट पावर जनरेटर है। सब के सब यही कहते हैं, पता नहीं कौन कौन किसके पास कौन सी कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिसर्च करके लाएंगे जिसमें किनके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, किनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो निकल के आती है, इसको लेकर के। तो चलिए, इन्होंने कहा कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो 2700 मेगावाट्स का है थर्मल पावर प्लांट्स, और दो ही पावर प्लांट्स इनके पास सबसे ज़्यादा बड़े हो गए क्या, पता नहीं, इनके पास 10-10 20-20 है, उनका क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलने के क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है इसके पीछे की कहानियाँ, जहाँ पे कहती है पावरिंग इंडिया फ्यूचर, जो कि है हकीकत में तो है ही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब कंपनी के पास और कुछ इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो कुछ और कहती है कंपनी। तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके पीयर्स को कंपेयर करने। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कंप्लीट लर्निंग वाले वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलते हैं पीयर्स कंपनी के को लेकर के। तो पीयर्स कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हमने निकाला था पी, तो वो था 1.1 के आसपास। इस हिसाब से ये मुझे लगता है गलत नजर निकल के आती है। यदि 25 कंपनी का बजट बनाया उन्होंने तो 40 निकल के आती है, और 40 में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यदि बनती है तब तो पी के बेसिस बेसिक का बनता नजर आता है। दूसरी तरफ देखा है तो फिर पी के बेसिस पे एनएचपीसी सबसे बेटर नजर आती है, अदानी पावर अच्छी नजर आती है, एनटीपीसी अच्छी नजर आती है, पावर ग्रिड अच्छी नजर आती है, फिर टाटा पावर कंपनी अच्छी नजर आती है। तो इन सब के सब, और इस अब अदानी ग्रीन में फिर डिमेरिट क्यों दिख रही है, यहाँ क्या हुआ, इस मार्केट की प्राइस जंप कर गई, उससे पी का कोई फर्क नहीं पड़ता। पी तो कैलकुलेशन का मेथड है, कई बार पी को आप इंडिकेटर मानो, कई बार ना मानो, क्योंकि आपको यदि कहीं भी ज़्यादा लगता है, कम लगता है, तो आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए कि आखिर क्या है, क्या से है, किस पर्पस के लिए है, इसकी पोटेंशियल्स को लेकर क्या करते, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये आती है सबसे बड़ा टर्नओवर देखा जाए मार्केट कैप, तो एनटीपीसी, दूसरा पावर ग्रिड्स, तीसरा है अदानी पावर्स, चौथा है अदानी ग्रीन, चौथा है टाटा पावर्स निकल के आती है। अब एनएससी कहती है इसके बारे में कुछ और डेटा। एनएससी के बाद पीयर्स देखें तो पीएनएस पीयर्स इसके बारे में क्या कहती है, और ये पीयर्स के बारे में कहती है सबसे बेस्ट, कहती है स्टैंड लोन में सबसे बड़ा जो है अदानी पावर है, फिर दूसरा टाटा पावर है, फिर तीसरा टोरेंट पावर है, ये सब कहती है। उसके बाद 5वां नंबर पर रतन पावर आती है। कंसुलेट डेटा में देखा जाए तो कहती है सबसे बेटर इज द टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनका नाम कहाँ पे 6ठा नंबर पे निकल के आता है, जो कि लॉस में देखने को मिलती नजर आती है। ऑलमोस्ट कंपनी किस में है, लॉस में देखने को मिली है। कितना, 1860 करोड़ के आसपास, 1870 करोड़ के आसपास कंसोलिडेट डेटा में। तो चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं उसको, डेटा। और डेटा देखा जाए तो क्या कहती है, तो रिसेंटली क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में देखने को मिला जो अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है, सेल्स बढ़ती नजर आती है। सेल्स बढ़ती है तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ा है। अब प्रॉफिट में एक बात देखिए, एक आकलन कीजिए। आकलन करना इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी में क्या हुआ, कंपनी क्या कहता है, टोटल सेल्स है 914 करोड़ का, ठीक है। अदर इनकम इनके पास आती है 10,000 करोड़ का। अदर इनकम इनके पास है क्या, एक नजर डालें अदर इनकम क्या कहते हैं। अदर इनकम में कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स, जहाँ पे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा था। इसी बेसिस पे इसका क्या होता है, जो कंप्लीट प्रॉफिट है वो तो बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल इस बिजनेस से उनका नहीं बढ़ा ना, एक्सेप्शनल आ गया प्रॉफिट। जो लगातार क्या थी, लगातार नुकसान में थी, उस कंपनी को एक लॉटरी लग गई, और लॉटरी लगते ही मार्केट चलने लगती है और अच्छा खासा जंप होती है। प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे करते हैं तो ईयरली बेसिस क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे 13 में कुछ नहीं था, और पिछले कब से 2 4 5 सालों से ले लेता हूँ, 20 से ले लेता हूँ, 19 से ले लेता हूँ, 19 से ले लेता हूँ, 19 से लेकर के अभी तक में क्या हुआ, ये जो 19 के आसपास कितना था, 2,000 करोड़ के आसपास, वो 3300 करोड़ के आसपास चला जाता है सेल्स। तो चलिए सेल्स तो लगातार बढ़ती नजर आती है वाई वाई हिसाब से। उसके हिसाब से ये सेल्स टोटल कितना था, सेल्स टोटल है करीब कहता है 3,000 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट कहता है पता है कितना, प्रॉफिट कहता है 8,000 करोड़ के आसपास। यही आके फंसती है चीज़ों, और इसको कंपेयर करने के लिए एक्सेप्शनल आइटम्स इनका प्रॉफिट आ जाती है।
और ये कुछ डेटा आ जाती है, जिसके बेसिस पे क्या हुआ, वहाँ पे पोटेंशियल नज़र आती है। तो हम इसका देख रहे थे बेसिकली, जो इसका जो प्रॉफिट का पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रहा, और अदर एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट निकल के आती नजर आई। तो आखिर क्या था इसके पीछे की, और इसका बैलेंस शीट क्या कहता है इसके बारे में। तो बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो नियरली अबाउट कहती है, इनका पास रिजर्व जो था लगातार क्या हुआ, थोड़ा सा सेटअप नज़र आती है। रिजर्व जो पहले काफ़ी गिरावट में थी रिजर्व, उसमें थोड़ा सा सेटअप, और ये फिलहाल रिजर्व निगेटिव में करीब 1,000 करोड़ के आसपास निकल के आती है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, बोरोइंग्स बढ़ती नजर आती है या नहीं नजर आती है। बेसिकली हम देख रहे थे इसका जो लायबिलिटीज पार्ट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये देखने को मिली कि यहाँ पे इनका जो रिजर्व था उसमें थोड़ा सा सेटअप होती नजर आई पिछले पीरियड से। उसके बाद उन्होंने बोरोइंग का क्या किया, उन्होंने बोरोइंग ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। के पास जो बोरोइंग थी वो लास्ट टू लास्ट खत्म होती गई, करीब 8,000 करोड़ का उन्होंने पेमेंट कर दिया। इसके बाद ये देखा गया कि इनके पास जो फिक्स एसेट्स था, वो भी फिक्स एसेट जो 13,000 करोड़ के आसपास था, वो भी करीब करीब कितना 8,000 करोड़ का नुकसान। मतलब ये मुझे लगता है कि 8,000 करोड़ का इन्होंने फिक्स एसेट्स को हटाया, तो इन्होंने क्या किया, इसको बोरोइंग्स को सेटअप कर दिया। ऐसा ही देखने को लगती है सिंपल तरीके से, यदि इस तरह एक अब इसको बैलेंस शीट को देखा जाए तो। इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहती है कंपनी को लेकर। इन्वेस्टमेंट पार्ट में हम देखा जाए तो कंपनी के पास जो 44% के आसपास की प्रमोटर्स होल्डिंग है, उसमें भी एक डिमेरिट थी। आपको पता है 44% में उन्होंने ने अपनी फंड को प्लेस किया हुआ था स्टॉक को, जिसको किसके डेटा के हिसाब से देखती है, स्किनर के डेटा से मिलती है। और उसमें हमें बीएससी पे एनएससी पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली जो ये क्या प्लेस कर रखी है या नहीं कर रखी है। यहाँ पे 56% के आसपास जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है। तो चलिए पब्लिक की तरफ। तो पब्लिक में देखा जाए तो पहले इनके प्रमोटर्स जो हैं, प्रमोटर्स में इनके पास आर आर इंफ्रा जो कि इनके साथ ग्रुप्स की कंपनी है, साथ में रतन इंटरप्राइजेस की कंपनी है। इसके बाद राजीव रतन जो कि शायद इसके मेन डायरेक्टर होंगे, शायद कंपनी के लोग लेकर के होंगे। जहाँ तक लगता है कि इनकी मैनेजमेंट में शायद रतन जी का ही शायद है। देखा जाए तो संजीव और रतन, राजीव रतन जो कि रतन ग्रुप के क्या है सर, डायरेक्टर्स हैं, क्या है ये, चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स निकल के आती है। इसके बाद देखें तो एफ आई की कोई पोजीशन ज़्यादा नहीं है, डी आई की पोजीशन थोड़ा सा 6% के आसपास रही है। और डी आई में कौन है, डी आई में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन निकल के आती है, जिनके पास 4% के आसपास होल्डिंग। अर्थात इसमें यह देखा जा सकता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अर्थात उनको लोन दिया होगा, जिसके बदले उन्होंने क्या किया, अपनी वो ले लिया, शेयर ले लिया होगा, या फिर उन्होंने शेयर होल्डिंग करके ही कामकाज कर रही होंगी। इसके बाद दूसरा आती है रिक लिमिटेड। अब ये दोनों तो एक ही कंपनी से लिंक है ना, सब एक ही से लिंक है। तो इसमें देखा जाए तो इनके पास जो निकल के आती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रिक, अर्थात इनका 5% 5.5% के आसपास होल्डिंग है इन कंपनी में। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक एस का फिलहाल कोई देखने को नजर नहीं आती। पब्लिक में देखा गया तो पब्लिक में 1% एक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट्स लिमिटेड का निकल के आता है, जिनकी भी लगती है कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पोजीशन बना के रखती है, और इनका एक ही कंपनी में निकल के आती है 3% के आसपास। आखिर ये रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, ये भी कई बार सोचने वाली बात होती है। तो अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए कोई भी कुछ कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसमें कोई कोई प्रोविटेड नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस कंपनी को लेकर के। इसमें रिटेल क्या कहती है इस कंपनी में, तो रिटेल की तरफ देखें तो रिटेल इस कंपनी में देखा गया कि नॉर्मल रिटेल जो है उसमें क्या निकल के आता है 18, और ज़्यादातर इस कंपनी में रिटेल है। ज़्यादातर की तादाद में यहाँ कंपनी में रिटेल ही रिटेल देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि जो कि सबसे ज़्यादा रिटेल की तादाद देखने को मिलती है इस कंपनी में। चाहे एफ आई हो, डी आई हो, मतलब सबसे ज़्यादा किसका झुकाव है, रिटेल का झुकाव है कंपनी को लेकर। तो एज ऑन टाइम फ्रेम में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 861% का जंप किया, एक साल में देखा गया कि करीब 230% के जंप करती है, 6 महीने में देखा गया कि 52% की जंप कर दिया, एक महीने में देखा गया तो थोड़ा सा हल्का 1% के आसपास जंप देखने को बनती नजर आती है। और
थोड़ा सा गिरावट का माहौल था। इसका सेंटिमेंटल क्या कहता था उस पर नज़र डालें एक नज़र। इसका सेंटिमेंटल बारे में कहती थी, कंप्लायंस सर्टिफिकेट उन्होंने अप्लाइड किया था। उसके बाद इन्होंने एनालिसिस इन्वेस्टर मीटिंग की बात किया था, आउटकम ऑफ द इन्वेस्टर्स। इसके बाद लेटेस्ट अपडेट कुछ इस तरह का निकल के नहीं आता फिलहाल, जिसकी वजह से ये सेंटिमेंटल कुछ ऐसा चेंज करे स्टॉक को लेकर। तो लगातार फिलहाल ये ट्रेंडिंग का मार्केट ट्रेडिंग का सिलसिला होता है, कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है। तो ये हमने इसको देखने का प्रयास किया। अब आते हैं इसके बाद, कहती है इस स्टॉक को लेकर के देखे जाए तो ईयर ऑफ ईयर क्या कहती है, वाई वाई हम इनका क्या होता है, रिवेन्यू इंक्रीज करती है। नेट इनकम भी देखा गया कि नेट इनकम में क्या होती है, नेट इनकम में कहाँ पे 575% का जंप हो जाती है। तो ये इनके लिए यहाँ पे इसी यही एक पॉजिटिवली ट्रेंड बनती है। हम भाई अदर जो चीज़ें हैं अदर से जना इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है। बिजनेस की ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अदर सेक्टर्स इनके एक्सेप्शनल आइटम्स इनके पास निकल के आती है। इसमें सेगमेंट वाइज यदि डेटा होगा तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है, तो हम उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं सेगमेंट वाइज डेटा क्या कहना चाहता है स्टॉक को लेकर के। एक नज़र पीयर्स में यहाँ पर डालूँ, पीयर्स इसके बारे में क्या कहती है पीयर्स में, तो इसके बारे में पीयर्स कहती है अदानी पावर और सीएससी और बेजल्स प्रोजेक्ट करती है। और इसका जो सेगमेंट वाइज है, सेगमेंट वाइज यदि होगा तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है। सेगमेंट वाइज कोई ऐसा आसार देखने को नज़र नहीं आती। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट लर्निंग की बात करते हैं विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। पैसे पे कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्टडी है। हम इसको स्टडी करते हैं और जो डेटा है उसी को, डेटा को हकीकत जो डेटा है उसी को रखने का प्रयास करते हैं विदाउट कोई रिकमेंड, विदाउट कोई एडिशन और एनीथिंग। कोई अपने मन से कोई आपको रिकमेंडेशन ना देता हूँ, जो डेटा कहता है उसी हिसाब से हम चलने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।